Welcome back, guys. So, today we are going to start the chapter number 3. We have already covered the chapter number 1 and chapter number 2. So, now we are going to start the chapter number 3, which is transport layer. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल में से एक हमारे पास लेयर है और इसका अब हम प्रॉपर पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी जैसे जो कि हम स्किप भी करेंगे, जो मोस्टली रेलेवेंट होगा हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने मेरे वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। स्लाइड जहाँ मैं कहूँगा ना कि यहाँ पे स्लाइड पे ये वाली लाइन पढ़े, वहाँ पे आपने वो वाली लाइन पढ़नी है और उसके अलावा आपने मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना है, सुनना है। ठीक है, उससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। इसके अलावा इसके मैंने पूरे चैप्टर के ऑलमोस्ट प्रॉपर नोट्स भी बना दिए हैं, वो भी आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हैं। माई ऑफिशियल वेबसाइट इज़ bigbrains.com. There you can purchase all the notes and other stuff. Okay, so without wasting any more time, let's start the chapter number 3. ओके गाइज, आई एम गिविंग द क्रेडेंशियल्स। ये उनकी बुक की स्लाइड्स वगैरह है, तो उसको अब हम यूज़ करने वाले हैं। और इसके अंदर कुछ चीज़ें मुश्किल भी लिखी हुई थी जिनको मैंने अपडेट करके इजी लैंग्वेज के अंदर लिखा है, तो आई होप दे विल नॉट माइंड अबाउट दैट। सो लेट्स मूव। तो हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट लेयर के गोल हैं और ये क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास सामने नज़र आ रही हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज से। ये जो सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की कौन कौन सी हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में अब हम देखने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको लेट मी ओपन, ठीक है, और यहाँ से पेन भी ओपन कर लेता हूँ। अब हमारे पास ना ट्रांसपोर्ट लेयर की पहली सर्विस है, वो क्या है, लॉजिकल कम्युनिकेशन। ये हमें ना लॉजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। लॉजिकली वो कम्युनिकेशन होती हैं जो कि फिज़िकल नहीं होती, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं एक वर्चुअल चीज़ होती है, उसको हम लॉजिकल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, जो लॉजिकली जैसे हम सोचते हैं, तो एक्चुअल में तो नहीं होती ना सामने। जैसे मैंने दिमाग में सोचा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं है ना, तो वो लॉजिकली थिंकिंग, लॉजिकल कम्युनिकेशन, तो उस तरह से उसको कह रहे होते हैं लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन ऐप प्रोसेसेस। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मैंडेटरी है कि लॉजिकल कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करता है, वो एप्लीकेशन के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उन प्रोसेसेस के दरमियान लॉजिकल कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। और वो प्रोसेसेस जो होते हैं ना, वो डिफरेंट डिवाइस के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक डिवाइस ये है, एक होस्ट कह लो, या एंड सिस्टम कह लो, या नोड कह लो, उस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहे हैं, उनके दरमियान लॉजिकल कम्युनिकेशन है, नॉट बिटवीन द होस्ट बट बिटवीन द प्रोसेसेस। ओके, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू गाइज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास ना नेक्स्ट सर्विस ये आती है कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। इस लेयर के अंदर मोस्टली हम पढ़ने वाले हैं TCP एंड UDP को। ऑलरेडी भी हम कई बार इनके बारे में पढ़ चुके हैं, कि हमने एक ओवरव्यू वाइज काफ़ी अच्छे से पढ़ा था TCP और UDP, और उसी चीज़ को हम मोस्टली डील करने वाले इन डेप्थ के अंदर। तो बेसिकली ना प्रीवियस बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर होने वाली है। अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, तो इसको आपको ज़रूर इसका आइडिया होगा आप लोगों को। सो गाइज, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होते हैं जो कि एंड सिस्टम के अंदर रन हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ना सेंडिंग साइड होती है और एक होती है हमारे पास रिसीविंग साइड होती है। अब जो होता है ना हमारे पास ये OSI मॉडल, ये सेंडिंग साइड पे भी लगा होता है और हमारे पास रिसीविंग साइड पे भी लगा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो यहाँ पे भी उसके पास ट्रांसपोर्ट लेयर होगी। तो यहाँ पे जो सेंडिंग साइड है, जैसे ये सेंडिंग साइड है, ये सेंड वाली है, और ये रिसीविंग वाली है, ठीक है, दोनों जगह पे पूरा OSI मॉडल इंप्लीमेंट हुआ है। ओके, तो सेंडिंग साइड पे हमारे पास क्या होता है, ब्रेक ऐप मैसेज, यानी कि जो पूरा मैसेज है ना, उसको सेगमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है, छोटे छोटे पीसीस की फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है और उसको पास कर दिया जाता है तो नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्या ट्रांसपोर्ट लेयर डायरेक्टली इस तरह से आपके सेगमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है? नहीं, आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो डायरेक्टली इस तरह से डाटा को या सेगमेंट को ट्रांसफ़र नहीं करता। वो किसको पास आउट कर देता है? वो पास आउट कर देता है नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर बेसिकली एक राउटर होता है, ठीक है, उसके अंदर इंप्लीमेंट हुआ होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास नेटवर्क लेयर के अंदर जाता है, देन नेटवर्क लेयर उसको आगे अगली ट्रांसपोर्ट लेयर पे, रिसीविंग साइड पे, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो कुछ इस तरह से वर्किंग हो रही होती है। वंस द सेंडिंग प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड एट द सेंडर साइड, उसके बाद हम चलते हैं रिसीविंग साइड। ये जो RCV लिखा हुआ है ना, इसका मतलब
मतलब है रिसीविंग साइड। अब रिसीविंग साइड पे क्या होता है, रिजेंबल्स का मतलब होता है वापस से जुड़ जाना, ठीक है। इस तरह से रिजेंबल्स सेगमेंट्स इनटू मैसेजेस, उसको वापस से असेंबल कर देना, रिसेंबल कर देना मैसेजेस को एंड पास टू ऐप लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ट्रांसपोर्ट लेयर था, ट्रांसपोर्ट लेयर ने पहला काम किया पीसीज में डिवाइड किया, सेगमेंट्स पे डिवाइड किया, उसने फिर किसको दे दिया, उसने दे दी नेटवर्क लेयर ने। अब यहाँ पे नेटवर्क लेयर राउटर के अंदर इंप्लीमेंट हुई है, देन राउटर से नेटवर्क लेयर से वो कहाँ चली गई, रिसीविंग साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब जो वहाँ पे जो रिसीवर है, क्या वो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाके देखेगा, उसके पास तो एक यूआई है, एक एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे उसको मैसेज शो होना चाहिए ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर वापस से कहाँ पे भेज देती है, हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के अंदर। जैसे यहाँ पे भी एप्लीकेशन लेयर होगी, उसके थ्रू यूज़र ने, सेंडर ने अपना मैसेज सेंड किया होगा और फिर होते 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 तो इस तरह से एट दी एंड जहाँ पर रिसीवर होगा वहाँ पे भी एप्लीकेशन लेयर के अंदर। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो सारी लेयर्स होती है ना आपस में ना इंटरलिंक्ड होती है, यानी कि सारी ना एक दूसरे पे रिलाई कर रही होती हैं। तो सबके साथ मिलके बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट हैं जिनके थ्रू हम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमें 5 इंपॉर्टेंट है लेयर्स, उनको कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल के लिए। हमारे पास जैसे प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, उसको भी स्किप कर रहे हैं और डायरेक्टली हम ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद आगे इस तरह से वर्किंग वगैरह हो रही होती है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो इसके बाद हम चलते हैं मोर देन वन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल अवेलेबल टू ऐप। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिर्फ एक ही हो, ठीक है। जैसे हमारे पास इंटरनेट है, वो दोनों प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके बना हुआ है, वो टीसी को भी फॉलो करता है, वो यूडीपी को भी फॉलो करता है। कूल, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। देखें यहाँ पे एक एंड सिस्टम है और एक एंड सिस्टम यहाँ पे देखें इसकी एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ये सारी ना इस तरह से, ठीक है, लॉजिकली एंड ट्रांसपोर्ट इस तरह से होती है, कनेक्शन हो जाता है, बीच में आपके नेटवर्क लेयर आ जाता है। कूल, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट रिलाई करती है नेटवर्क लेयर पर, डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। अब ट्रांसपोर्ट लेयर वर्सेस नेटवर्क लेयर क्या है, या ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर का आपस में रिलेशनशिप क्या है, उस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको देखें। ट्रांसपोर्ट लेयर हमने कह दिया कि लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस, और ये नेटवर्क लेयर की सर्विसेज पे रिलाई करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो नई चीज़ है वो ये वाली है। नई चीज़ उसमें क्या है कि जो नेटवर्क लेयर होता है ना, वो लॉजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन होस्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने पढ़ा था कि वो लॉजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन ऐप प्रोसेसेस, लेकिन हमने जो नेटवर्क लेयर के अंदर पढ़ा है वो ये है कि लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट, ठीक है, यानी कि होस्ट के दरमियान लॉजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ओके, इसके बाद आप ये वाली एग्जांपल देख सकते हैं। इस एग्जांपल को हम करेंगे और हमारे काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये हाउस होल्ड एनालॉजी दी हुई, यानी कि एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर क्या 12 बच्चे हैं, वो लेटर लिख रहे हैं 12 ही बच्चों को, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो प्रोसेसेस है वो किड्स हैं, ठीक है। और हमारे पास जो ऐप पे मैसेज है, यानी कि जो भी उन्होंने लेटर वगैरह लिखा है उसको हम मैसेज कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद जो होस्ट होंगे, जो एंड डिवाइसेस होंगी, उनको हम हाउस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि घर से घर में जाना है ना, 12 बच्चे दूसरे किसी घरों में रह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास होस्ट क्या हो गए, हाउसेज हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पे एन एंड बिल से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। एन एंड बिल बेसिकली ना हर घर के अंदर 2 बच्चे हैं, ठीक है, जो कि मैसेजेस को, लेटर्स को मैनेज कर रहे हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि जो मैसेज आता जाता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और जिस जिसको चाहिए होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन या मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन कौन से तरह से हमारे पास, टीसीपी एंड यूडीपी, और यहाँ पे एन एंड बिल के थ्रू उनको एग्जाम्पल वगैरह दी गई है। ओके, इसके बाद हमारे पास है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। जैसे हमारे पास पोस्टल सर्विस है, वो नेटवर्किंग की फंक्शनलिटी हमारे पास प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये रियल लाइफ की एग्जांपल थी, ठीक है, नॉट इन द नेटवर्किंग एक्चुअल। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अब वही चीज़ आ चुकी है कि इंटरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास टीसीपी एंड एक होता है हमारे पास यूडीपी। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, तो ये पी है, नॉट डी, नॉट एनीथिंग एल्स। तो इसके बाद हम चलते हैं कि इसके टीसीपी के अंदर क्या होता है। ये रिलायबल होता है। अभी रिलायबल कैसे होता है कि इसके अंदर एरर कंट्रोल होता है, ठीक है, रीट्रांसमिशन होता है, ठीक है, 100% एक्यूरेसी होती है। और अगर आपने बैंकिंग ऐप से जहाँ पे डाटा परफेक्टली 100% एक्यूरेट चाहिए, ठीक है, रिलायबल चाहिए, तो वहाँ पे हम टीसीपी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। इन ऑर्डर टीसीपी डिलीवरी वगैरह, ठीक है, बता चुका आपको। कंजेशन कंट्रोल होती है, उसमें हमारे पास फ्लो कंट्रोल होता है कि किस तरह से हमारे पास जाता है, इसका आपको बताऊंगा पाइपलाइनिंग के थ्रू किस तरह से फ्लो वगैरह जा रहा होता है। कनेक्शन सेटअप कैसे है, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड क्या मतलब है कि कनेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है।
REQUIRED रिक्वायर्ड है, यानी कि दो अगर डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में कनेक्शन पहले से बिल्ड होगा, देन ही आप उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये TCP के केस के अंदर कनेक्शन ओरिएंटेड है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है UDP का। ओवरव्यू दिया गया है, बेसिकली इतना डिटेल में नहीं है, अभी आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर है इसी का, TCP एंड UDP का। UDP में क्या है, अनरिलायबल है, अनऑर्डर्ड है डिलीवरी UDP। इसमें ना अनरिलायबल है, ठीक है, डाटा एक्यूरेसी नहीं है, पैकेट लॉस हो सकते हैं इसके अंदर, सेगमेंट लॉस हो सकते हैं, और उनकी रीट्रांसमिशन भी नहीं होती। तो इस तरह से इसके अंदर थोड़े से फ्लॉज वगैरह हैं। लेकिन हमारे पास जो TCP है ना, उसके अंदर क्या फ़्लॉ, उसके अंदर ये फ़्लॉ है, सर्विस नॉट अवेलेबल इन TCP। ये TCP के बताए हुए हैं। इसके अंदर क्या डिले गारंटीज़ नहीं पता होती हमें, कितना डिले आएगा कितना नहीं आएगा, कुछ नहीं पता होता हमें। बैंडविड्थ की गारंटी क्या होगी, किस बैंडविड्थ किस ट्रांसमिशन रेट से वो जाएगी, उसका भी हमें नहीं पता। लेकिन हमें UDP के अंदर, ठीक है, बेसिकली इसके अंदर जो नुकसानात हैं ना वो इसके फ़ायदे हैं, और इसके जो नुकसानात हैं वो इसके फ़ायदे हैं। थोड़े से इंटरचेंजेबल है, तो आप एक को याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, ठीक है। ये TCP की सर्विसेज है नॉट अवेलेबल, डिले का नहीं पता होता, बैंडविड्थ का नहीं पता होता। UDP में ये दोनों चीज़ें पता होती हैं हमें, ठीक है, लेकिन वहाँ पर अनरिलायबल होता है। ओके, इसके बाद आई होप आप लोगों को सर्विसेज क्लियर हो गई होंगी। लेट सी कि हमने अभी तक ये 3 ही स्लाइड पढ़ी हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको सर्विसेज बताई। सर्विसेज मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि ये हमारे पास लॉजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, हमारे पास ये प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है, और मल्टीपल प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर आपस में मिल के काम करती हैं, ये सर्विस हमने पढ़ी। और इसके अलावा थोड़ा सा उनका प्रोटोकॉल्स का डिफरेंस देखा। तो इस तरह से आगे भी और सर्विसेज आई होप आएंगी इसकी, तो वो हम देखेंगे ज़रूर। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास वो है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर। मल्टीप्लेक्सिंग एट सेंड होस्ट, जो सेंडिंग होस्ट होता है ना वहाँ पे होता है, वो क्या करता है, वो गैदर कर देता है डाटा जो भी होता है ना आपके पास डिफरेंट सेगमेंट से आ रहा होता है, ठीक है, उन सबको बेसिकली फ्रॉम मल्टीपल सॉकेट से आ रहा होता है, ठीक है। जो हमारे पास डाटा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है, मल्टीपल सॉकेट से आ रहा होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही सॉकेट हो, मल्टीपल सॉकेट हो सकता है। इस सॉकेट से आया, इस सॉकेट से आया, उन सबको एक जगह पे गैदर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्वेलप डाटा विद हेडर, ठीक है, उन सबको ना एक हेडर असाइन कर दिया, ठीक है। हेडर के अंदर मल्टीपल डिटेल हो सकती हैं, पैकेट सीक्वेंस नंबर हो सकता है, ऑर्डर नंबर वगैरह हो सकता है, उसके एड्रेसेस वगैरह हो सकते हैं। तो सारे डाटा को उसने गैदर किया और एक जगह पे ला के उसको इन्वेलप कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया हेडर के साथ, ठीक है। और फिर उस हेडर को हम बाद में डीमल्टीप्लेक्सिंग के टाइम पे यूज़ वगैरह करेंगे। तो बेसिकली आई होप आप लोगों को मल्टीप्लेक्सिंग का समझ आ गया होगा। डाटा को गैदर करो, कहाँ से गैदर करो, सॉकेट से गैदर करो, उनको एक जगह इन्वेलप कर दो, ठीक है, और इन्वेलप के अंदर उसमें दे दो हेडर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद हम चलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है वो सेंडिंग साइड पे होती है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग रिसीविंग साइड पे हो सकती है। ये मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ, वो इससे लिंक नहीं है लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे हमारे पास सेंडिंग साइड पे वो होती है इंक्रिप्शन, और रिसीविंग साइड पे डिक्रिप्शन होती है। थोड़ा उसी से आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेकिन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो डीमल्टीप्लेक्सिंग एट रिसीविंग साइड, तो इसमें हम काफ़ी डिटेल में जाने वाले हैं। डिलीवरिंग रिसीव्ड सेगमेंट टू करेक्ट सॉकेट्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास आए हैं, जो भी सेगमेंट्स आए हैं, पास आउट होके आए हैं, उनको करेक्ट सॉकेट में भेजना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉकेट को येलो से मेंशन किया हुआ है, और प्रोसेसेस को ये से लाइट ब्लू कलर है, या स्काई कलर, लाइट स्काई कलर है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे पास सॉकेट्स हैं, मल्टीपल सॉकेट्स होते हैं। तो और ये हमारे पास प्रोसेस है P1, P2, P3 एंड P4। तो आई होप इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। डीमल्टीप्लेक्सिंग अगर आपको समझ नहीं भी आई तो डोंट वरी, इसमें ये होता है कि जो भी हमारे पास सेगमेंट्स आए हैं उनको करेक्ट सॉकेट पे भेज दो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि हाउ डीमल्टीप्लेक्सिंग एक्चुअली वर्क्स, ये वर्क किस तरह से करती है। इसके अंदर क्या होता है, होस्ट रिसीव्स IP डायग्राम, अच्छा IP डाटाग्राम्स, नॉट डायग्राम्स। होस्ट जो होता है ना वो IP डाटाग्राम्स को रिसीव कर लेता है, यानी कि अभी सेंडिंग वाले की बात हो रही है। ईच डाटाग्राम, हर डाटाग्राम हैज़ सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, यानी कि जो भी होगा ना डाटाग्राम, जो भी उसने सेंडर ने गेट किया होगा डाटाग्राम, उसके अंदर उसके पास क्या होगा, IP एड्रेस होगा, और हमारे पास डेस्टिनेशन, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का IP एड्रेस होगा, ठीक है, बोथ का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बोथ का। सेंडिंग जो सोर्स होता है वो सेंडिंग होता है, और जो रिसीविंग होता है वो डेस्टिनेशन होता है,
डी और यस। ओके कूल। इसके बाद हमारे पास आता है ईच डाटाग्राम कैरीज वन ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। ओके, ईच सेगमेंट हैज़ सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, हमारे पास हर सेगमेंट के पास सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर भी होगा। ठीक है, नहीं बेसिकली चारों चीज़ें होती हैं किसके अंदर, डीमल्टीप्लेक्सिंग के अंदर। तो इन सारी चीज़ों चारों चीज़ों को मिला के हमारे पास वर्किंग होती है। होस्ट यूज IP एड्रेसेस एंड पोर्ट नंबर टू डायरेक्ट सेगमेंट्स टू अप्रोप्रिएट सॉकेट। ठीक है, यानी कि जो होस्ट होगा ना, अगर उसे प्रॉपर एक्यूरेट सॉकेट पे डाटाग्राम को भेजना है तो वो क्या करेगा, एग्जैक्टली वो IP एड्रेसेस को भी यूज़ करेगा और हमारे पास पोर्ट नंबर्स को भी यूज़ करेगा। ठीक है, आप यूँ सोचें कि आपने माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम सिर्फ IP एड्रेस से क्यों नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सिस्टम है, एंड डिवाइस है। ठीक है, और ये आपके पास एक एंड डिवाइस है। ठीक है, तो इस तरह से दो हमारे पास एंड डिवाइसेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस 1, और ये चल रहा है हमारे पास प्रोसेस 2। ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है प्रोसेस 1। ठीक है, प्रोसेस 3 कह लो फॉर एग्जांपल। ठीक है, 1, 2 एंड 3। अब हम कहते हैं कि IP एड्रेस क्या होता है, हर डिवाइसेस का एक ही होता है। जैसे इसका 192 इस तरह फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन प्रॉपर वो IP वर्जन 4 लिख नहीं रहा मैं अभी फ़िलहाल के लिए, कुछ इस तरह कर रहे हैं। और इसका कह रहे हैं 1924, लेकिन होता नहीं है इस तरह से, होता है 192.168। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, 198.168.10.4 इस तरह से कुछ आप कह सकते हैं। मैंने शॉर्ट करके लिखा है तो डोंट वरी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ना, उसने कहा कि मुझे भेजना है डाटा। ठीक है, किसको भेजना है, मुझे भेजना है 1923 को। ठीक है, अब वो कहेगा 1923 को तो ये दोनों हैं, वो दोनों के दोनों इसी के अंदर है, तो किसको भेजना है। इस तरह वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, हमारे पास IP एड्रेसेस भी चाहिए होते हैं, हमारे पास पोर्ट नंबर भी होते हैं। अब वो क्या करेगा, IP एड्रेसेस के साथ साथ पोर्ट नंबर को भी डील करेगा। जैसे पोर्ट नंबर और IP एड्रेसेस का कम्बिनेशन मिल जाएगा एंड ऑपरेटर के साथ, तो वो परफेक्टली एक ही जगह पे स्पेसिफिक सॉकेट पे, अप्रोप्रिएट सॉकेट पे पहुंच जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो डोंट वरी, आप फिर से भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। गाइस, अभी मैं इसको स्किप करने लगा था। दिस डायग्राम इज़ वेरी क्रूशियल। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद कर लेनी है। इसके अंदर क्या लिखना है कि इस तरह से एरो डाल लें और बीच पे आपने लिखना है 32 बिट्स, यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और यहाँ पे एक सेक्शन बनाना है जिसके अंदर हेडर फील्ड्स डाल दिया। उसके बाद जो भी हमने मैसेज वगैरह डालना है वो डाल दिया। और ये TCP UDP का एक जेनेरिक सेगमेंट फॉर्मेट है। हम TCP का अलहदा भी देखेंगे, UDP का भी अलहदा देखेंगे। ओके, इतने सारे गंद मारने के बाद मुझे लगता है समझ आ ही गई होगी। तो आगे चलते हैं हम। अब तक हमने पढ़ा था कि डीमल्टीप्लेक्सिंग होती किस तरह से। अब हम प्रॉपरली देखने वाले हैं कि कनेक्शन लेस डीमल्टीप्लेक्सिंग। कनेक्शन लेस कौन सा होता है, UDP। ठीक है, नॉट TCP, UDP। ठीक है, UDP के अंदर क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। अब इसके अंदर पहले तो बताया गया कि पोर्ट्स के थ्रू आप किस तरह से सॉकेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने लिखना होता है, जैसे क्लास का नाम लिखते हैं ना, उसी तरह से क्लास का नाम समझ सकते हैं, डाटाग्राम सॉकेट। उसके बाद अपने सॉकेट का नाम दें, न्यू का कीवर्ड डाल दें और वापस से कंस्ट्रक्टर दें, और उसके अंदर आपको सॉकेट नंबर देना है। तो इस तरह से आप पूरा लिखेंगे ना, तो आपके पास एक सॉकेट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से एक और सॉकेट क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे ना ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन मेंशन कर रहा हूँ कि UDP सॉकेट आइडेंटिफाई बाय 2 टपल्स। UDP कितने, आपको यूँ ज़रूरी नहीं है 2 ही बोला जाए, आपको यूँ पूछा जा सकता है कि UDP कौन से टपल्स के थ्रू या कितने टपल्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आपने याद रखना है UDP के अंदर 2 ही टपल्स होते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे सोर्स का पोर्ट नंबर और सोर्स का IP एड्रेस वगैरह नहीं होता, ओनली डेस्टिनेशन। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सोर्स का देखने के लिए, ओनली डेस्टिनेशन। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है व्हेन होस्ट रिसीव UDP सेगमेंट। जब होस्ट होता है वो रिसीव कर लेता है होस्ट। अभी यहाँ पे सेंडर की बात हो रही है। ठीक है, सेंडर ने एक UDP सेगमेंट, एक UDP पैकेज को, मैसेज पैकेज को, पैकेट को उस तरह से उसने रिसीव कर लिया। उसके बाद क्या किया, चेक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इन द सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे था ना कि वो उसका डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर चेक है, वो चेक करता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कौन सा है। जैसे उसको पता लग जाता है वो डायरेक्ट UDP सेगमेंट टू सॉकेट विद दैट पोर्ट नंबर उसको आगे ट्रांसफ़र वगैरह कर देता है।
ठीक है। आईपी डाटाग्राम विद डिफरेंट सोर्स, अच्छा ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई ऐसे आईपी डाटाग्राम्स हो जिनका डिफरेंट सोर्स नंबर है, ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस है और डिफरेंट ही सोर्स पोर्ट नंबर है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो यूडीपी होता है उसके अंदर जो भी डाटाग्राम्स होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स पे। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सोर्स का भाई कोई भी पोर्ट नंबर हो या डिफरेंट हो, सेम हो, कोई कंसर्न नहीं है उसका, ठीक है। उसने फिर भी सेम ही सॉकेट के ऊपर उसने पास आउट कर देना है, डायरेक्ट कर देना है। ओके कूल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना। ओके, अब तक हमने जो पढ़ी थी ना, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर यूडीपी के अंदर सॉकेट किस तरह से बनते हैं, वो किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, और अगर डिफरेंट हो तो उस केस में हमारे पास क्या होता है। ये हमने पढ़ी थी यूडीपी के थ्रू, कनेक्शनलेस डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसके बाद हम पढ़ने लगे हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, जो कि होती है टीसीपी डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली चारों मिलके काम करते हैं। सोर्स का आईपी एड्रेस भी चाहिए होता है। अब देखें यहाँ पे ना दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, हमें सोर्स का लेना देना नहीं था, ठीक है, सोर्स का कोई भी लेना देना नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो अनरिलायबल भी था, ठीक है, उसको उससे गर्ज ही नहीं था, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो टीसीपी होता है ना वो रिलायबल होता है, ठीक है, उसको 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है, उसमें कोई एरर हम बेयर नहीं कर सकते। तो उस सब के लिए हमारे पास ना कंडीशन भी ज़्यादा चीज़ों की बेस पे लगेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी हमें, ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। सोर्स आईपी एड्रेस भी चाहिए, सोर्स पोर्ट नंबर भी चाहिए, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी चाहिए, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी चाहिए। तो रिसीवर होस्ट यूज ऑल फोर वैल्यूज टू डायरेक्ट सेगमेंट टू अप्रोप्रिएट सॉकेट, यानी कि रिसीवर जो भी होस्ट होगा उसको ये चारों वैल्यूज चाहिए होंगी, तभी वो सेगमेंट को अप्रोप्रिएट सॉकेट पे डायरेक्ट कर पाएगा। ओके, सर्वर होस्ट में सपोर्ट मैनी सिमल्टेनियस टीसीपी सॉकेट, यानी कि ज़रूरी नहीं कि एक ही टीसीपी हो, उसमें मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जितने भी टीसीपी कनेक्शन होंगे उनके पास क्या होगा, ईच सॉकेट आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन 4 टपल्स। हर टीसीपी कनेक्शन के पास ये वाले 4 टपल्स होंगे और वो इन्हीं 4 के बेसिस पे आइडेंटिफाई पहचाना जाएगा। ओके, जैसे हमारे पास आगे एग्जांपल है बड़े मज़े की, वेब सर्वर हैव डिफरेंट सॉकेट्स फॉर ईच कनेक्टिंग क्लाइंट्स। अब वेब सर्वर के अंदर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही सॉकेट हो, मल्टीपल सॉकेट्स हो सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पास किया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नॉन परसिस्टेंट, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था परसिस्टेंट एचटीटीपी और नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी, ठीक है। उसके अंदर क्या था कि परसिस्टेंट में क्या होता था कि वो परसिस्ट करता था कि भाई मैं और भी सेंडिंग एंड रिसीविंग कर सकता हूँ, और हमारे पास नॉन परसिस्टेंट के अंदर क्या था कि एक दफ़ा आपने डाटा रिक्वेस्ट करके मंगवा लिया तो आपका जो कनेक्शन था वो टर्मिनेट हो जाता था। लेकिन जो हमारे पास परसिस्टेंट होता था उसके केस में क्या हो सकता है, वो एक दफ़ा उसने ले तो लिया लेकिन फिर भी वो चाहे तो आगे परसिस्ट कर सकता था, लेकिन नॉन परसिस्टेंट के केस में वो आगे परसिस्ट ही नहीं करता था, तो वो इस तरह से हो सकता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी विल हैव डिफरेंट सॉकेट फॉर ईच रिक्वेस्ट, यानी कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, वो एक सॉकेट से आपको मिल गई, फॉर एग्जाम्पल S1 से आपने उसको रिस्पॉन्स वगैरह जो भी था वो कंप्लीट कर लिया। अब ज़रूरी नहीं कि जो रिक्वेस्ट 2 भी भेजो वो भी उसी से भेजो, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल सॉकेट है, S2 है यहाँ पे, ठीक है, S3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरी वाली रिक्वेस्ट हो यहाँ से आ सकती है, तीसरी वाली यहाँ से आ सकती है, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं सॉकेट, ठीक है, हर रिक्वेस्ट के लिए। तो अब तक हमने पढ़ लिया मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, और इसके अंदर हमने डीमल्टीप्लेक्सिंग भी देख लिया जिसके अंदर हम देखा है टीसीपी के थ्रू और हमने देखा है यूडीपी के थ्रू, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि यूडीपी के अंदर क्या होता है कि सिर्फ 2 ही टपल्स होते हैं और वो किस तरह से बनते हैं, और ये इसका कोड वाइज सिंटैक्स क्या है, और इसके बाद हमने टीसीपी में देखा ये चारों चाहिए होते हैं हमें, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि किस सॉकेट को भेजना है, और ये वाली एग्जांपल हमने थोड़ी सी देखी। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग के आगे अब हम प्रॉपरली स्टार्ट करने वाले हैं कि कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में क्या होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड। बेसिकली 2 ही प्रोटोकॉल हैं जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर यूज़ होने वाले हैं। इसी का पूरा चैप्टर है, एक्चुअल मेजर टॉपिक ही हमारे पास ये दोनों है, टीसीपी एंड यूडीपी। तो पहले हम देखने वाले हैं किसको, यूडीपी को, ठीक है। यूडीपी मीन्स कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना आपने, इन पर भी नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली लाइन पढ़े, यूडीपी
यूडीपी सेगमेंट, ठीक है, यूडीपी का जो सेगमेंट हो सकता है वो लॉस हो सकता है, ठीक है, डिलीवर आउट ऑफ ऑर्डर टू ऐप, ज़रूरी नहीं वो एक सीक्वेंस में ऑर्डर वाइज हो, अनऑर्डर भी हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकता है, जिससे मसले भी क्रिएट हो सकते हैं, ये कनेक्शन लेस हो सकता है। अब कनेक्शन लेस में क्या होता है कि नो हैंड शेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी मैं कह सकता हूँ 99.999% ये आपका एग्जाम में आएगा। तो आगे जाके प्रॉपर देखेंगे हैंड शेकिंग क्या होती है। तो अभी के लिए देख लें कि जो यूडीपी के अंदर है कि पैकेट लॉस हो सकता है, अनऑर्डर हो सकता है, कनेक्शन लेस हो सकता है, उसमें हैंड शेकिंग नहीं होती सेंडर रिसीवर के दरमियान, जो यूडीपी सेगमेंट है हैंडल इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, ज़रूरी नहीं कि वो उस पर डिपेंड करे, वो इंडिपेंडेंटली भी हैंडल किया जा सकता है उसको। तो इसमें कुछ हमारे पास फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, यहाँ तक हमने नुकसानात वगैरह को पढ़ा, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर ही क्यों करते हैं, ठीक है, वो था ना एक्सपेक्ट करेंगे ना हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वाई, ठीक है, वाई क्या है इसमें ऐसी खास बात है जिसको अभी तक हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे मेजॉरिटी वाली रीज़न ये कि नो कनेक्शन लेस इसका कह सकते हैं बेनिफिट है। वो किस तरह से है कि कनेक्शन बिल होने में टाइम लगता है, एक RTTP पूरा लगता है हमारे पास उसके अंदर TCP के अंदर, तो इसके अंदर जब कनेक्शन ही नहीं है तो हमारे पास डिले जो ऐड होना था कनेक्शन की वजह से वो अब होगा ही नहीं, तो टाइम बच जाएगा हमारे पास। नो कनेक्शन स्टेट एट सेंडर, ऐसे कोई कनेक्शन नहीं हो, सिंपली आप डाटा भेजो विदाउट एनी कनेक्शन। स्मॉल सेगमेंट हेडर, उसमें प्रॉपर्टीज़ भी कम थी, जैसे हम पीछे जाएं थोड़ा सा रिमाइंड करें, यूडीपी के अंदर क्या था, सोर्स का कुछ था ही नहीं, ठीक है, सिर्फ डेस्टिनेशन का IP एड्रेस था और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर था, यानी कि जब इसमें कम इन्फॉर्मेशन होगी तो इसका जो हेडर होगा वो भी इसका छोटा होगा, जब छोटा होगा तो उस कह सकते हैं एडवांटेज में आ गया उसका। नो कंजेशन कंट्रोल, ठीक है, कंजेशन कंट्रोल नहीं है यूडीपी, यानी कि इसमें स्लो नहीं है, ठीक है, बहुत फास्ट है, कैन ब्लास्ट अवे एज फास्ट एज डिजायर, बहुत तेज़ी से रॉकेट की तरह शूटर, ठीक है, हारून की तरह शूटर करके ये जा सकता है, ठीक है। ओके कूल, अब हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जा रहे हैं गाइस, दिस डायग्राम रट लो, इस डायग्राम को, ये आपके पेपर में आ सकती है, आएगी डेफिनेटली, जहाँ तक मुझे लगता आएगी। इसके अंदर क्या है कि ये ऑफन यूज्ड फॉर स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया ऐप्स, ये कहाँ यूज़ किया जा सकता है यूडीपी को, ऐसी एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे पैकेट्स का सेगमेंट्स का लॉस हम बेयर कर सकें, ठीक है, रेट सेंसिटिव, जहाँ पर हम ट्रांसमिशन रेट पे हम सेक्रीफाइस ना कर सकें लेकिन हम लॉस टॉलरेंट वगैरह कर सकें इन सेंस ऑफ पैकेट्स, ठीक है, पैकेट्स अगर लॉस होते भी हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन रेट, ट्रांसमिशन पिंग होती है, जैसे वो स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे यूज़ हो सकता है। अच्छा, कुछ और भी हमारे पास यूडीपी के यूजेस हैं जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे DNS के अंदर हमारे पास यूडीपी यूज़ होता है, SNMTP, एक और है ईमेल्स के अंदर यूज़ होता है SNTP, इस तरह से कुछ नेम है, आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, SMTP है आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट यू कैन वेरीफाई, ठीक है, शायद ये कोई प्रोटोकॉल है, मुझे इसका नहीं पता, मुझे इसका पता है जिसमें होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सेकंड चैप्टर के अंदर था, तो इसका शायद हो ये कोई और प्रोटोकॉल, बट जहाँ तक मुझे लगता है यही वाला है। एनीवेज, डिलीवरेबल ट्रांसफ़र ओवर यूडीपी एड रिलायबिलिटी एट एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, थोड़ी सी रिलायबिलिटी हो जाती है कि किस तरह से होगी एप्लीकेशन लेयर के, और तो इसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक एरर रिकवरी कहाँ पर होती है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होती है जो भी एरर रिकवरी वगैरह हो रही होती है। ओके गाइस, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, ठीक है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि यूडीपी का सेगमेंट फॉर्मेट का डिज़ाइन बनाओ, तो इसको मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ, लाइक दिस, ये हमारे पास बुक के अंदर यूडीपी का सारा एक्सप्लेन वगैरह किया हुआ है, इस पर सोर्स पोर्ट नंबर आता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आता है, लेंथ आता है, और हमारे पास चेकसम आता है, एप्लीकेशन जो भी उसका मैसेज वगैरह होगा, एप्लीकेशन डाटा मैसेज। तो आई होप ये आप लोग थोड़ा सा एक दफ़ा प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, TCP का ज़्यादा मुश्किल है। तो चेकसम एक चीज़ है, ठीक है, इसको हम देखेंगे, ये एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, सेंडर साइड पे होता है, हमारे पास रिसीविंग साइड पे होता है, तो इसको प्रॉपर सॉल्व, ये न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसको हम बिल्कुल एंड पे सॉल्व करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा दूँगा। तो जब भी थ्योरेटिकल पार्ट है ना, पहले वो कवर कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपरली एक एक चीज़ को कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास किया गया है कि यूडीपी को कब यूज़ करते हैं व्हेन स्पीड मैटर्स, टीसीपी को कब यूज़ करते हैं व्हेन एक्यूरेसी मैटर्स, और हमारे पास उसके बताया हुआ है कि इसमें कनेक्शन टाइप क्या होता है, हमारे पास ट्रांसफ़र मेथड क्या होता है, स्पीड क्या होती है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है। तो यूडीपी के अंदर क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ये डिफरेंस आप लोगों को आएगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है आएगा। मेरा वैसे गैस बहुत ही कम गलत होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मेरा गैस बहुत अच्छा होता है, तो मैं आपको कह रहा हूँ यूडीपी और टीसीपी का लाजमी आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल डैट इंक्लूड
इंक्लूड्स अ हैंडशेक। इसके अंदर क्या होता है, हैंडशेक होती है ऑथेंटिकेशन के अंदर, ऑथेंटिकेशन के थ्रू। और हैंडशेक क्या होता है ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि सेंडर होता है, ठीक है, मान लो कि वो कंप्यूटर है, होस्ट है, ठीक है, वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, समझ लो ये दूसरा होस्ट है, कंप्यूटर बना लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो ताकि, तो पर्सन ही बन गया वैसे तो कंप्यूटर बना लेते हैं हम इसको। तो यहाँ से उसने रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ से उसको रिक्वेस्ट वापस मिली, ये लाइफ लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, एक दफ़ा कनेक्शन बिल्ड होता है, ठीक है, इसने रिक्वेस्ट भेजी, इसने रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद ये किसकी रिक्वेस्ट करेगा, जो भी उसको मैसेज चाहिए या मैसेज भेजेगा, और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स वगैरह मिलेगा या एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, और उसके बाद वो खुद ही उसको थोड़े टाइम बाद, टाइम आउट के बाद उसको बंद भी कर सकता है। तो इससे मैं भी नहीं पढ़ने की, जब हम हैंडशेक पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा डिटेल में। अभी हम पढ़ रहे हैं उसकी कनेक्शन टाइप हो गई, उसके बाद उसका कनेक्शन मेथड क्या होता है। अब यूडीपी के अंदर क्या होता है, 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to all भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक पर्सन को कॉल की है तो वो सिर्फ आपके और उसके दरमियान में, आप कॉन्फ्रेंस पे भी तो ले सकते हो, मल्टीपल पर्सन को ले सकते हो, इस तरह से पूरे चैनल्स को ले सकते हो, पूरी यानी कि ब्रॉडकास्ट वगैरह के थ्रू, यूनिकास्ट वगैरह के थ्रू आप कर सकते हो। लेकिन टीसीपी के अंदर क्या होता है, टीसीपी होता है यूनिकास्ट, यानी कि भाई 1 to 1, ठीक है। आई लव टू 1 to 1 रिलेशंस, ठीक है यार, 1 to 1 बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। किसी से आपको पढ़ना है ना तो उसको 1 to 1 में जाके पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आप क्लास के साथ पढ़ोगे ना 50 बच्चों के साथ, तो 50 माइंड्स आपके साथ का समझने की कोशिश करोगे। टीचर जो होगा ना 50 के लिहाज से पढ़ाएगा, लेकिन आप 1 to 1 में जाके पढ़ोगे ना बहुत मज़ा आएगा, आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 to 1 के बहुत एडवांटेजेस होते हैं। इसके बाद ट्रांसफ़र मेथड आता है हमारे पास, डाटाग्राम आर सेंट एज इंडिविजुअल पैकेट्स, और इसके अंदर क्या सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र मेथड होता है हमारे पास। डाटा ट्रांसफ़र सीक्वेंस नो फिक्स ऑर्डर, जैसे ये अनरिलायबल है तो कोई सीक्वेंस नहीं होता, जो पहले पहुंच गया वो पहले पहुंच जाता है, इस तरह से। तो जो पहले प्रोसेस हो गया इन ऑर्डर वो अराइवल हो जाता है। डाटा इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है, वेरीफाइड होता है, और उसमें वो अरेंज होता है। स्पीड क्या होती है, यूडीपी के अंदर फास्ट होती है, टीसीपी के अंदर स्लो होती है। एक्यूरेसी इसकी कम होती है, इसकी अच्छी होती है। तो जिसकी जो अच्छी होती है ना वहाँ पे टिक लगाते हैं, और जो अच्छी नहीं है वहाँ पे क्रॉस लगाते हैं। स्पीड स्लो है, स्पीड अच्छी है। ओवरहेड इसके अंदर जो होता है ना, ओवरहेड नहीं होता, लो होता है, ठीक है। क्यों लो होता है, इट इज़ वेरी लाइट वेट एज इट हैज़ नो ट्रैकिंग कनेक्शन एंड मिनिमल हेडर्स। हेडर के अंदर मैं बताया था ना, चीज़ें इसके अंदर बहुत कम थी, ठीक है। साइज़ उसका बहुत छोटा था, मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि इसके अंदर उसके एड्रेसेस नहीं होते, सोर्स के ओनली डेस्टिनेशन वगैरह के होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, हाई चीज़ें होती हैं हमारे पास, क्योंकि हैवी हेडर होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, रिलायबल है ना, एक्यूरेसी मैटर करती है, सिक्योरिटी मैटर करती है, इस तरह से। एक्नॉलेजमेंट एक दफ़ा जो आपने भेज दिया उसका आपको रिस्पॉन्स में वापस नहीं पता चलता कि भाई जो पहुँच गया है वो पहुँच गया एक दफ़ा, क्योंकि रियल टाइम में हो रहा है, ठीक है, कनेक्शन लेस है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्नॉलेजमेंट होती है कि एक दफ़ा आपने जो डाटा भेजा है और वापस बताता भी है कि भाई मुझे डाटा मिल गया, इस तरह से होता है। तो टिपिकल एप्लीकेशन की एग्जांपल दी हुई है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेम्स, एड्स, ये सारी जो एग्जांपल हैं ये किसकी हैं, टिपिकल एप्लीकेशन किसकी हैं, यूडीपी की हैं। इसके बाद हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, ये सारी किसकी हैं, जहाँ पे लॉस बेयर नहीं किया जा सकता, अनएक्सेप्टेबल है, वो किसकी है, टीसीपी की हैं। तो बहुत ही कीड़े मार दिए मैंने, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसके बाद हम चलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यूडीपी, ठीक है। यूडीपी के बाद हमने डायरेक्टली टीसीपी का डिफरेंस भी देख लिया उसके साथ। अब हम पढ़ने लगे हैं टीसीपी। ओके, टीसीपी में हम पढ़ लेते हैं कि टीसीपी की सर्विसेज क्या क्या आ सकता है। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ आएगा, मानो या ना मानो आपके पास आएगा, टीसीपी की सर्विसेज बता दो। मेजॉरिटी ऑफ द सीन यही है कि आ जाएगा, 99.999% चांस है कि आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर आपको सर्विसेज बतानी है। सर्विसेज में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, यानी कि 1 सेंडर होगा 1 रिसीवर होगा, ये हम टीसीपी की बात कर रहे हैं। ओके, रिलायबल होगा, कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होगी, सारा मैंने खुद एडिट किया है, थोड़ा सा ना बुक के जो स्लाइड थी उसमें मज़े का नहीं था, थोड़ा सा मैंने अपडेट किया इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या रिलायबल होता है, कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होती है, नो मैसेज बाउंडिंग होती हैं, पाइपलाइन होता है। अच्छा, पाइपलाइन में क्या होता है, टीसीपी कंजेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल। जैसे आपने सैवरेज वाला पाइपलाइन सिस्टम देख रहे हैं जो ज़मीन के नीचे होता है, घरों से जो भी सैवरेज का सिस्टम वगैरह होता है उसके अंदर किसके थ्रू होता है, पाइपलाइन के थ्रू होता है। अब पाइपलाइन बेसिकली इस तरह से होती हैं कि वो किस तरह से फ्लोज का कंट्रोल होगा सारा, वो किस सर्विस में आ जाता है, पाइपलाइन की सर्विस में आ जाता है। ओके, इसके बाद होता है हमारे पास सेंड एंड रिसीव बफर्स। अब यहाँ पे ना बेसिकली हाइडिंग दी हुई उनकी एक्सप्लेनेशन दी नहीं हुई कि सेंड एंड रिसीव बफर होता है क्या। बफर बेसिकली ना टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी एरिया होता है, जहाँ पे
बफर के अंदर डाटा स्टोर हो रहता है। ये सेंडर साइड पे भी टीसीपी का सेंडर बफर होता है और रिसीविंग साइड पे भी टीसीपी रिसीवर बफर होता है, जिसके अंदर टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, थोड़ा सा वेट वगैरह का इशू वगैरह ना हो। फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि भाई दोनों साइड पे हो, एक तरफ से जा रही है तो दूसरी तरफ से आ भी रही है, टू वे कम्युनिकेशन, बाई डायरेक्शनल इसको हम कहते हैं। बाई डायरेक्शन डाटा फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, इसकी आपको एब्रीवेशन आ सकती है MSS, ठीक है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज़, ठीक है। जो आप एक फ़्लो में ये आप जो सेगमेंट पास कर रहे हो उसका मैक्स साइज़ कितना है, ठीक है, कितना वो हो सकता है, उससे ज़्यादा की लिमिट क्या है आपकी, वो MSS डिसाइड करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, हैंड शेक इसके अंदर होती है, अभी हम पढ़ेंगे हैंड शेकिंग होती क्या है। ओके, फ्लो कंट्रोल, ठीक है, सेंड विल नॉट ओवर विल, यानी कि फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर जो सेंडर होता है ना वो रिसीवर को इतना परेशान नहीं कर देता। फॉर एग्जांपल कि दो लोग हैं, ठीक है, लोगों पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा लोगों को डिज़ाइन कर लेते हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक अच्छा रिलेशनशिप कैसा होता है कि जो एक पर्सन है वो उसको बार बार इरिटेट ना करे, बार बार उसको तंग ना करे, ठीक है। वो बार बार मैसेज किया जाएगा और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो बेचारा हर्ट होगा और वो वर्थलेस फील करेगा और लोनलीनेस फील करेगा, फिर वो मेरी तरह सुसाइड करने जाएगा और वहाँ पे ट्रेन नहीं मिलेगी उसको कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ यार, बड़ा मज़ा आ रहा है। एनीवेज, आपको टेंशन नहीं लेनी, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटे को ना नहीं करनी, अगर छोटा पसंद नहीं है तो छोटे को ना कहनी है और बड़े को ना नहीं कहनी। एनीवेज, तो मज़ा आ रहा है यार, आई एम इन्जॉइंग। सेंडर विल नॉट ओवरवेल रिसीवर, नहीं कि जो सेंडर होगा ना बार बार मैसेज कर करके ना परेशान नहीं कर देगा, उसको रिसीव होने भी देगा, देन फिर वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर। ओके कूल। इसके बाद गाइस मुझे नहीं लगता, ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये आपके पेपर में आएगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ी सा आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है गाइस दिस, ठीक है, ये बहुत ही अब इस तरह से सारी एक ही चीज़ याद कौन करता है, ठीक है, लेकिन आ सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आएगी, क्योंकि ना इतना कॉम्प्लेक्स कोई भी याद नहीं करता डायग्राम को, ठीक है, कि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेज नंबर और फिर ये चेकसम है। करना चाहे वैसे कर भी सकते हैं, आ भी सकता है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली थोड़ी सी इधर जो है ABCRF ये पता नहीं क्या है ऐसे ही, तो एक एक करके देखें ना तो फिर हो जाएगा। जैसे यूँ है, अगर ये खाली है कि हमारे पास TCP का सेगमेंट किस तरह से होता है, सोर्स पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस नंबर होता है, उसके बाद हमारे एक्नॉलेज नंबर क्या होता है। अभी दोनों चीज़ें क्या होती है बताता हूँ आपको अभी। उसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन डाटा वेरिएबल लेंथ होती है, उसकी डाटा सेंड बाय एप्लीकेशन इनटू TCP सॉकेट, जो भी डाटा उसने भेजा है एप्लीकेशन लेयर से TCP के सॉकेट के अंदर वो होता है। उसके बाद हमारे पास चेकसम होता है, चेकसम हम लास्ट में देखेंगे बिल्कुल ही। उसके बाद हमारे पास ये लेंस वगैरह आ गई हैं, तो देख लें, आ सकता है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बेसिकली मैम ने क्लास एक्टिविटी में करवा लिया था ये। तो इसके बाद आगे चलते हैं गाइस, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, डोंट वरी। अब आती है बात हमारे पास के सीक्वेंस नंबर क्या होता है और हमारे पास एक्नॉलेज नंबर क्या होता है। तो मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूँ, वही आपने सुननी है, ठीक है। द TCP सीक्वेंस नंबर इज़ अ वे टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर द डाटा स्टार्ट इन अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, ठीक है। TCP जो होता है ना वो एक तरीका है, TCP सीक्वेंस नंबर क्या है, बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू हम ट्रैक करते हैं कि डाटा, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, स्ट्रीम बाइट्स के अंदर। मैं दोबारा डेफिनेशन बता देता हूँ। द TCP सीक्वेंस नंबर इज़ अ वे टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर द डाटा स्टार्ट्स इन अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ओके, इट आइडेंटिफाइज द फर्स्ट बाइट ऑफ डाटा सेंड इन अ सेगमेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई थी अपने रजिस्टर पे नोट्स के अंदर, तो वहाँ से मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाई है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऐसे, इज़ अ वे ऑफ कीप ट्रैक ऑफ वेयर डाटा स्टार्ट इन अ स्ट्रीम ऑफ बाइट। बेसिकली यहाँ पे भी लिख दी थी, मुझे याद नहीं था कि यहाँ पे भी लिख दी, क्योंकि यहाँ पे जो स्लाइड में ना बड़ी मुश्किल करके लिखी हुई थी, तो मैंने इजी करके यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास एक्नॉलेज क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसमें क्या होता है, इज़ अ सीक्वेंस नंबर। ये होता है क्या, सीक्वेंस नंबर ही होता है किसका, ऑफ द नेक्स्ट बाइट द रिसीवर एक्सेप्ट टू अराइव, जो भी रिसीवर एक्सपेक्ट करता है उसका ये होता है सीक्वेंस नंबर। कम्युलेटिव एक्नॉलेज नंबर क्या होता है, ऑल प्रीवियस बाइट्स आर एक्नॉलेज नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, हाउ रिसीवर हैंडल आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, जो सेगमेंट आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं तो वो उसको TCP कैसे डील करता है। तो इसका बात है कि TCP डज नॉट, ठीक है, उसको डील ही नहीं करता TCP। ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे आई गेस डिपेंड करता है, यहाँ पर नीचे लिखा होना चाहिए था। इसको बैक करके देखते हैं, इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। तो इसको अगर मैं ऊपर करके लिखूँ थोड़ा सा,
काफ़ी थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा अप टू इम्प्लीमेंटर। ठीक है, किस केस में आपने उसको इम्प्लीमेंट किया उस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वहाँ पे, ये देखें, ये पहले क्या लिखा हुआ था, अब ये सारा वापस से कैसे आएगा अभी वापस से आ भी नहीं रहा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, मैंने करवा दिया है। वैसे इस कंट्रोल जी से नहीं कर रहा, कंट्रोल टी से अजीब ही चीज़ें हो रही हैं। एनीवेज़, तो अभी देख सकते हैं कि जो मैंने आपको करवाया था वो काफ़ी इजी था, और ये काफ़ी अब मुश्किल करके लिखा हुआ है यहाँ से। तो आपने प्रीवियस करके वीडियो देख ली, क्योंकि वो वीडियो में ही है वो, या तो फिर मेरे नोट्स के अंदर है, दो ही जगह लिखा हुआ है। एनीवेज़, तो हम आगे चलते हैं, आगे आगे ये सब कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अब हमारे पास टाइम आउट होता क्या है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एंड सिस्टम है, ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। अब यहाँ से ना इसने पैकेट एक भेजा, पैकेट रिसीव हो गया, ओके वेरी गुड शाबाश। यहाँ से इसने एक और पैकेट भेजा, ठीक है, लेकिन वो पैकेट ना किसी कारण की वजह से ड्रॉप हो गया और वो लॉस हो गया। इसी तरह से एक पैकेट उसने और भेजा और वो भी लॉस हो गया। ठीक है, अब ये जो दो तीन जो एक और पैकेट लॉस करा लेते हैं, ये 3 पैकेट हमारे पास ना लॉस हो गए। ठीक है, और ये एक हमारे पास सक्सेसफुली रीच हो गया। अब इन 3 पैकेट्स को टीसीपी ने डील करना है कि वो वापस से रीट्रांसमिट करे, क्योंकि हमारे पास तो 100% एक्यूरेसी चाहिए। अगर बैंक में हम 4 लाख रुपए फॉर एग्जांपल 4 लाख हम सेंड कर देते हैं, ठीक है, वहाँ से 2 लाख सेंड हो और 2 लाख कहीं और ड्रॉप हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो टीसीपी हम क्या करते हैं कि भाई जो ड्रॉप आउट हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है पैकेट, उसको हम रीट्रांसमिट करें। ठीक है, ताकि उसमें हमारे पास मसला मसाइल ना आए। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास ना कुछ चीज़ें होती है जिनकी बेसिस पे हम वो रिट्रांसमिट करते हैं। अब उसको पता कैसे चलेगा कि भाई ये पैकेट आ रहा था और वो लॉस्ट हो गया? तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक ना टाइम इंटरवल होता है, ठीक है, एक आइडिया होता है, एक एस्टिमेट होता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं अगर इस टाइम में वो पहुँच जाता है तो वो ठीक है, अदरवाइज़ ना अगर उस पर नहीं पहुँच पाता वो पैकेट तो उसको वो लॉस्ट ही कंसीडर कर लेता है और वो रीट्रांसमिट कर देता है इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। और अब बात आती है कि अगर मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 2 सिस्टम्स थे, ठीक है, इनके दरमियान पहले उसने कनेक्शन बिल्ड करवाया। ऐसे एज यू नो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन हो गया, उसने एक पैकेट भी ट्रांसफ़र कर दिया, सक्सेसफुली सेंड भी हो गया, और किसी कारण की वजह से, किसी वजह की वजह से और उनका जो कम्युनिकेशन था ना वो ब्रेक हो गया। अब जो अगला पैकेट वो भेजेगा, ठीक है, वो यहाँ से भेज रहा है और टाइम के बाद वो पहुँच भी नहीं रहा, वो उसको बार बार भेजी जा रहा है, बार बार भेजी जा रहा है, लेकिन वो पहुँच हर बार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कनेक्शन टूट चुका है, ख़राब हो चुका है, फेलियर आ चुका है, कोई मसला हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, अगर वो उस टाइम पे नहीं पहुंच रहा तो उसको भेजी जाओ। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसा क्या करें कि एक स्पेसिफिक टाइम आउट हम बना लें कि अगर इस टाइम आउट के अंदर वो हो जाता है तो ठीक है, वरना भाई ना भेजो। ठीक है, इतनी एफर्ट आप पुट ना करो। एक होता है ना, एक बंदा होता है वो एफर्ट पुट किए जा रहा है, पुट किए जा रहा है, पुट किए जा रहा है, तो उसका भी कुव्वत मुदाफ़त होती है, जहाँ पे वो कहता है भाई बस, ठीक है, अब बस हो गई है। ठीक है, कोई भी अच्छा इंसान है ना, कोई भी, यानी कि अभी ऑलमोस्ट कह सकते हैं, सबका नहीं कह सकता मैं कि सारे ही बुरे बनते होंगे, ठीक है, लेकिन कोई भी अच्छा इंसान है ना, वो भाई उसकी भी एक लिमिट होगी। जहाँ तक मेरा मानना, भाई मेरी लिमिट थी, मैं बुरा बना हूँ, मुझे पता है, बस बहुत हो गया था यार। तो एक स्पेसिफिक लिमिट होती है जहाँ पे आप अच्छा बन के ना और हर्ट हो क्योंकि अभी बस हो जाती है। ये चीज़ों को कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ यार। आजकल मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी पड़ी है। ठीक है, मेंटल हेल्थ की बैंड बजी हुई है सिंस लास्ट मंथ। एनीवेज, तो मैं ख़ुद को बिज़ी रख के थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें क्या, हाउ टू सेट टीसीपी टाइम आउट वैल्यू। हम टीसीपी की जो टाइम आउट वैल्यू, टाइमर आउट है कि इस टाइम के बाद ना भेजे वो, उसको किस तरह से हम डिसाइड करें। हमारे पास एक केस है कि उसको लॉन्गर देन आरटीटी यानी कि राउंड ट्रिप टाइम से हम बढ़ा रखें, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास आरटीटी है वो तो चेंज होती जा रही है, तो हमें बार बार उसको क्या चेंज करना पड़ेगा टीसीपी का जो टाइम आउट है। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन थी। वैसे चलो देखते हैं आगे। अगर हम उसको टू शॉर्ट कर दें, यानी कि बहुत ही छोटा टाइम आउट रखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, अगर छोटे से अभी जाना था उसने, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक सिस्टम यहाँ था, एक सिस्टम यहाँ था और ये एक पैकेट सेंड हो रहा है, ठीक है, उसने अभी जाना था लेकिन उसका ना टाइम आउट ख़त्म हो गया, टू शॉर्ट था, उसने अभी 4 सेकंड लेने थे, मिसाल के तौर पे 4 सेकंड लेने थे इस पैकेट को सेंड होने में, लेकिन उसके बाद 2 सेकंड का टू शॉर्ट आपने टाइम आउट लगा दिया। हर 2 सेकंड बाद वो रीट्रांसमिट करता जाएगा, उसने 4 सेकंड लेने हैं ना,
आई होप ये एग्जांपल समझ आएगी। एग्जांपल मज़े की तो दोबारा दे देता हूँ मैं आपको। देखें, एक पैकेट ने टाइम लेना है 4 सेकंड, ठीक है, और आपने उसका टाइम आउट लगा दिया है 2 सेकंड। ये 2 सेकंड के बाद उसको लॉस कंसीडर करेगा और वो रीट्रांसमिट कर देगा। अब उसने 4 सेकंड लेने पहुँचने में, लेकिन 2 सेकंड के बाद आप उसको कहोगे नहीं आप पहुँच ही नहीं पाए, आप उसको फिर करो, वो यहीं पर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये केस भी हमारे पास फ्लॉप हो रहा है, अननेसेसरी रीट्रांसमिशन बार बार सेंड करना। और अगर हम टू लॉन्ग कर दें, ठीक है, स्लो रिएक्शन टू सेगमेंट लॉस। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सेगमेंट लॉस हो गया है, ठीक है, अब वो लॉस हो चुका है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैं 8 सेकंड बाद ही दोबारा रिट्रांसमिट करूँगा। 4 पे हमें पता चल चुका था कि वो लॉस हो चुका है पैकेट, लेकिन उसने तो टाइम आउट ने कहना था कि नहीं भाई 8 सेकंड बाद। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। इसमें क्या होता है बेसिकली, स्लो रिएक्शन टू सेगमेंट लॉस। सेगमेंट अगर लॉस हो जाता है तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ओके, हाउ टू एस्टिमेट आरटीटी। आरटीटी को हम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं, ये क्वेश्चन डिफरेंट था, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इसके अंदर क्या था, हम सैम्पल आरटीटी को पहले देखते हैं कि मैयर टाइम। आरटीटी बेसिकली होता क्या है, एक सेंडर से रिसीवर तक एंड रिसीवर से वापस सेंडर तक जो भी हमारे पास टाइम होता है उसको हम आरटीटी कंसीडर कर रहे होते हैं, राउंड ट्रिप टाइम। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसको जितना टाइम भी लगा है रीट्रांसमिशन को इग्नोर करते हुए उसको मैयर कर लो आप। उसको मैयर कर लिया और उसको हमने नाम दे दिया सैम्पल आरटीटी का। ये डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज़ सैम्पल आरटीटी, आपने सिंपल आरटीटी की डेफिनेशन लिख दी इनमें। अच्छा, सैम्पल आरटीटी जो होता है ना विल वेरी, ठीक है, आपने एक दफ़ा ट्रांसमिशन किया, इसको 4 सेकंड लगे वापस आने में, 4 सेकंड लेंगे टोटल 8 हो गए। दोबारा आपने किया, इसको बिजली 4 लगे और वापस आने पे 2 लगे, टोटल हमारे पास 6 लगे। तो ये ना डिपेंड करता है, ठीक है, वेरी करता है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होता हमारे पास। ओके, तो वेरी कर रहा होता है हमारे पास। वांट एस्टिमेटेड आरटीटी स्मूथर। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम ना एवरेज निकाल लेंगे। आपने एक दफ़ा आरटीटी निकाला, ठीक है, आरटीटी 1, ठीक है, दोबारा आपने उसकी ट्रांसमिशन करवाई, आरटीटी 2 निकाला, फिर उन जितनी भी आरटीटी निकाले हैं सबको डिवाइड कर दिया और टोटल नंबर ऑफ़ आरटीटी पे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ना एक एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज के थ्रू हम कह सकते हैं कि उसकी आरटीटी वगैरह हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से चीज़ें थी, ये आगे उसने करके भी दिखाया हुआ है। इन सब चीज़ों में भी हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो सेटिंग टाइम आउट, ओके ओके, आई होप हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको खुद से देखने पड़ेंगे। अभी जो टॉपिक मैं आप लोगों को करवाना है वो हैंडशेक वाला है गाइस दिस। ये मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि बस ये एक दफ़ा ना अपने उसके अंदर नोट्स के अंदर या पेज के ऊपर एज इट इज़ अगर नंबर लेने ना डिटो, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। गाइस सबसे ज़्यादा मैं श्योर हूँ कि इस सवाल के ऊपर ये सवाल आप लोगों का लाजमी आएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, शुएब हमज़ा कह रहा है, ठीक है, ओ हमज़ा क्या बन गया, हमज़ा कह रहा है ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने साइन भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा और अभी जो आपने लेटेस्ट वाला पढ़ा है वो ये वाला है, ठीक है, यही आपने पेपर में लिखना है, इस पर आपको नंबर मिलेंगे। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ वरना आपने इसका रट्टा मार के खुद से करना है। मैं बता देता हूँ इसके अंदर होता क्या है। क्लाइंट होस्ट, क्लाइंट जो होस्ट होता है ना वो टीसीपी सिंक सेगमेंट टू सर्वर, ठीक है। सिंक सेगमेंट का मतलब है कि उसको कम्युनिकेशन के लिए एक सेगमेंट पास करेगा ताकि वो कम्युनिकेशन बिल्ड हो सके, उसका इस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। एज यू नो टीसीपी इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड। स्पेसिफाई इनिशियल सीक्वेंस नंबर, इसके अंदर स्पेसिफाई हो जाता है सीक्वेंस का इनिशियल नंबर। नो डाटा, इसके अंदर कोई भी डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, सिर्फ ये इस्टेब्लिशमेंट का स्टेप है। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेप 2, सर्वर होस्ट रिसीव सिंग एंड रिप्लाइज विद सिनैक सेगमेंट, यानी कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स दे देगा। सर्वर एलोकेट्स बफर, स्पेसिफाई सर्वर इनिशियल सीक्वेंस, ओके। स्टेप 3 के अंदर क्या होता है, क्लाइंट्स रिसीव सिंक, ओके, वो रिसीव कर लेता है, रिप्लाइज विद एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट, वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है विच में कंटेन डाटा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। रिसीव सिंक एंड रिप्लाई विद सेंक, ओके। क्लाइंट रिसीव सेंक रिप्लाइज विद एक्नॉलेज नंबर, ठीक है, विच में कंटेन डाटा। क्या हमारे पास क्लाइंट वापस से उसको भेजता है, ठीक है। स्टेप 3 थोड़ा सा है कन्फ्यूजिंग, तो हम इसको इधर से देखते हैं। यहाँ से इसने उसकी रिक्वेस्ट भेजी सिंक की और इसने एक्नॉलेज और सेंक दे दिया। उसके बाद इसने वापस से एक्नॉलेजमेंट दिया जिसके अंदर हमारे पास कंटेंट डाटा था, सारा में कंटेंट डाटा। तो अगर क्लाइंट ने सर्वर को डाटा देना है तो इस तरह से एक्नॉलेजमेंट की फॉर्म में दे सकता है। तो आई होप
ये टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट अभी नहीं करना आप लोगों को। बाकी आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो हमारे पास अभी रिमेनिंग टॉपिक है ना, वो हमारे पास है वो वाला क्या कहते हैं, ये वाला चेकसम वाला। तो इस तरह से हमारे पास फ्रेम गिवन है। आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने कर लेना है इन दोनों को ऐड। अब ऐड करने का हमारे पास टेक्निक क्या है, अगर आपके पास है 0 तो आंसर आपके पास आएगा 0। ओके, अगर आपके पास है 0 1 तो आंसर आएगा आपके पास 1। ठीक है, और अगर आपके पास होता है 1 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 एंड आपके पास जाएगा कैरी। ठीक है, कैरी। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं बेसिकली। एंड देन वो जो कैरी होगा ना, वो अगेन आपके पास ऐड होगा। ठीक है, ऐड अगेन। ठीक है, तो वो सबको हम बाद में देखते हैं, पहले हम सिंपली ये देख लेते हैं कि इनका क्या मिलता है, और कैरी आपको लास्ट में पता चलता है। जैसे अब देखते हैं, इस रूल के मुताबिक, इन 3 के मुताबिक आपने इसकी कैलकुलेशन वगैरह करनी है। ओके, 0 और 1। ठीक है, मैंने बताया था 0 और 1 के केस में क्या आता है, 1 आता है। 1 आ गया हमारे पास, ये 1 आ गया। इसी तरह से हमारे पास 1 0 है। ठीक है, उसके केस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास देखिए 1 1 आ रहा है। ठीक है, 1 1 के केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ, 0 आता है और वो 0 आ गया है और उसका एक कैरी चला जाएगा। जैसे यहाँ से 0 आने के बाद कैरी चला गया, तो यहाँ पे जब 0 आ गया था तो यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब कैरी, ये कैरी गया हुआ है, ये 0 है, ये 0 है, यानी कि 2 0 हैं और एक 1 है। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आ गया। इन दोनों का क्या बनेगा, 1 बनेगा। इनका क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब देखें यहाँ पे फिर से 1 1 आ रहा है, इधर 0 आ गया और इधर एक कैरी चला गया। अब 2 0 हैं और एक 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। इन दोनों का 1 आ गया, इन दोनों का 1 आ गया, इन दोनों का अगेन 0 आ गया और एक कैरी चला गया। इन दोनों का क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे इन दोनों का 1 आ गया सिंपली, इसका भी 1 आ गया। अब यहाँ पे अगेन देखें 1 1 करके 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आ गया और एक कैरी चला गया। अब अगर हमारे पास इस तरह का केस आ जाए कि 3 ही 1 हो, ठीक है, तो हमारे पास उस तरह से क्या होगा, जैसे 1 है 1 है 1 है, 2 तो 1 1 थे और एक हमारे पास क्या कैरी वाला भी आ गया। तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या आता है, उस केस में आंसर आता है हमारे पास 1 और कैरी भी जाता है। ठीक है, कैरी भी जाएगा। ये चौथा स्पेशल केस आ गया जो हमने देखा। तो यहाँ पे क्या आता है, 1 1 1, तो यहाँ पे एक 1 इधर आ गया और एक कैरी भी जाएगा। अब वो कैरी जाएगा वहाँ पे कुछ भी नहीं, जब लास्टली जो कैरी बचता है ना, अगर लास्ट कोई सबमिशन नहीं है और फिर भी हमारे पास वो कैरी बच रहा है, तो उसको हम ना अगेन ले आते हैं इधर। ठीक है, ये जो सारी कैलकुलेशन की है ना, इसमें फिर से हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम करते हैं, इस 1 और जो हमारे पास कैरी वाला 1 आया था, अब इन दोनों का देखें तो 1 1 का क्या हो गया, 0 आ गया। ओके हो गया। ओके, इसका हमें पता चल चुका है 1 1 का हमारे पास 0 आ गया है एंड जो कैरी था वो इधर आ गया है। ठीक है, 1 1, ठीक है, एक कैरी था और ये ऑलरेडी 1 था, तो इनका हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और एक कैरी फिर से चला जाएगा। और इसका क्या होगा, 1 0 है तो 1 आ जाएगा, कोई कैरी नहीं गया ऊपर। बाकी ये सारा बिल्कुल एज इट इज़ सेम चलेगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 0 0 0 का 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला 1 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब आपने गलती यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ पे आपने ना ये फिर से 1 ही लिख दिया, ये तो हमने ऐड कर दिया था ना, इसी की वजह से दोबारा कैलकुलेशन की। इसको हम कहते हैं रैप अराउंड। ठीक है, तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी कि वापस से इसको लिख दिया। ये कैरी जो बचा था इसी को तो हमने ऐड किया था, तो ये वापस यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आपका ये जो सम बना है ना, फाइनल सम ये बना हुआ है। अब इस सम के बाद हम अप्लाई करते हैं चेक सम। चेक सम के अंदर क्या होता है, जो 0 है उसको 1 बना दो और जो 1 है उसको 0 बना दो। सिंपल गेम है यार, बच्चों वाली। ठीक है, ये 0 था 1 बन गया, 0 था 1 बन गया, 1 था 0 था, और इस तरह से 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेना, उसको उलट कर देना बेसिकली। ओके गाइज, दिस इज़ द क्वेश्चन आई वाज सर्चिंग काफ़ी देर से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको फ्रेम्स गिवन होती हैं, पहला फ्रेम है, दूसरा फ्रेम है, तीसरा है, ये चौथा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि पहले हम 2 फ्रेम्स का सम करेंगे। ठीक है, उसका जब अल्टीमेटली हम रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम दोनों का जो आया होगा उसका तीसरे के साथ करेंगे, और जो तीनों का आया होगा उसका चौथे के साथ करेंगे। ये सारा प्रोसेस हम सेंडिंग साइड पे भी करेंगे, ये सारा प्रोसेस हम रिसीविंग साइड पे भी करेंगे। ठीक है, जैसे पहले और दूसरे को किया तो उसने हमारे पास ये आ गया और उसका कैरी बचा था, तो एक 1 भी ऐड कर दिया। अब ये पहले 2 को जो उसने सम किया ना, उसका रिजल्ट हमारे पास ये आया। अब इसके अंदर हम करेंगे तीसरे वाले फ्रेम को इंक्लूड।
जो इसने ये तीसरे वाले फ्रेम को कर दिया। इन दोनों का सम लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया और कोई भी कैरी नहीं था, ठीक है, इसलिए वापस से कैरी को ऐड नहीं किया। तो अब जब तीनों का सम करके हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया है तो उसमें चौथे वाले फ्रेम को ऐड कर दो। तो ये चौथे वाले फ्रेम को भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा पिछले से डिफरेंट है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना होता है, सारों को आपस में ऐड करना, अगर सेपरेट करके। उसके अंदर क्या था बेसिकली ये सारे ना एक उसमें थे, ठीक है, ये एक फ्रेम था पूरा और ये एक पूरा फ्रेम था, 16 बिट थे। तो इसके अंदर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 इंटीजर बिट्स का ये था पूरा, जिनके अंदर 2 ही फ्रेम्स थे बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर हम चलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ कि 4 फ्रेम्स आ गए हमारे पास। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। अभी चारों को जब उसने ऐड करे तो एक कैरी बच गया, और एक कैरी बचने के बाद उसने उसको ऐड कर लिया। जब सम निकल गया तो सम का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, जिसको हम कहती है चेक सम हो गया। अब एक मज़े की चीज़ है कि यहाँ पे जब आप रिसीविंग साइड पे करेंगे, अब हम इस सारे को करते हैं रिसीविंग साइड पे, ये सारा प्रोसेस सेम चला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये वाली टर्म देखें, ठीक है, ये वाली, और यहाँ से आप देख लें ये वाली 0 0 1 0 0 1 0 0, यहाँ तक सेम है। ये देखें, ठीक है, मार्कर नहीं है वरना मैं पुट करके दिखाता, ये वाला बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आने के बाद उसने क्या काम किया, जैसे ही आपने यहाँ पे ये वाला सम निकाल लिया ना, इस सम के अंदर आपने ये वाला चेक सम ऐड कर देना है, ठीक है। सम और चेक सम को, जैसे ये देखिए सम लिखा हुआ है, ये वाला सेम था, इसके अंदर आपने ऐड कर दिया चेक सम, जो कि सेंडिंग साइड से मिला था। चेक सम और सम को जैसे ही आप ऐड करेंगे ना, सारे आपके पास 1 1 जाएंगे, और उस सब को सम करने के बाद भी, चेक सम और सम को भी ऐड करने के बाद आप निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो सारा 0 आएगा, और कंक्लूजन आप बता देंगे एक्सेप्ट द डाटा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा, वरना ये एग्जांपल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पेपर में अगर आप ये कर लेते हैं ना, आपका मुफ्त के नंबर है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कूल, आई होप ये मैंने इंटरनेट से निकाली थी, बड़ी मुश्किलों से मुझे मिली है, तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये हम कर रहे थे, चेकसम भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। इसके अलावा इस सब के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और अगर इसके दौरान मैंने कोई भी मिस्टेक वगैरह की हो, प्रोबेबली मैंने अगर कोई की भी होगी तो उसको मैं एडिट कर लूँगा। बाकी फॉर गिव मी अबाउट माई मिस्टेक्स, एज़ यू नो आई एम आल्सो अ ह्यूमन। कुछ टाइम के लिए मैं एलियन बना था, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आई एम एलियन नॉट अ ह्यूमन। आप लोगों से नहीं कहा था, किसी और से कहा था, कुछ वजहों की वजह से कहा था, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्टिंग लाइक एन ह्यूमन, ठीक है, लाइक अ ह्यूमन नॉट एन। एनीवेज बहुत हो गया मजाक, यू नो आजकल मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बड़ी पड़ी है। तो मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी दुआ करें, और अच्छे से एग्ज़ाम्स दें, ठीक है, अच्छे से मार्क्स लें, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, और एक अच्छा काबिल शहरी बने। बहुत ही ज़्यादा ज्ञान वाली बातें फैल रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।